हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अम्ब्रेला क्लासेस। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही है। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हुई है, इसमें हम ऑलरेडी काफी टॉपिक कवर भी कर चुके हैं। हमने स्टोन एज कवर कर लिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। आफ्टर दैट हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था वो देखा था वैदिक एज के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, वैदिक एज पे भी किए हैं। और भी काफी क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम साइड बाय साइड करते रहेंगे। बट आज देखो, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, जो कि है महाजनपद। महाजनपद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैदिक एज के बाद हमारे महाजनपद अराइज में आती है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी महाजनपद थी। अब देखो, आई होप, मेरे को लगता है कि आपने सबने रिवीजन भी साथ साथ की होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक एज हो गया, स्टोन एज हो गया, रिवीजन आपकी साथ साथ चल रही होगी। अरे देखो, हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन हुआ, फर्स्टली तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ना बहुत ही अच्छी सिविलाइजेशन थी, इसलिए हम उसे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं ये आप सबको पता ही है। बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक बर्न ब्रिक से उनके हाउसेस बने हुए थे। सेकेंडली, उनके जो हाउसेस थे वो ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड थे। थर्डली, लाइटिंग सिस्टम बहुत अच्छा था, है ना। तो इन सब के कारण हम कह देते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, वो वन ऑफ दी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। उसके बाद देखो क्या हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसका डिक्लाइन हो गया। जैसे कुछ कहते हैं कि लाइक फ्लड की वजह से, कुछ कहते हैं अर्थक्वेक आया उसकी वजह से इसका डिक्लाइन हो गया। और भी काफी आर्कोलॉजिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट विचार हैं कि कुछ ने कह दिया एपिडेमिक की वजह से डिक्लाइन हुआ, कुछ ने कह दिया ड्रॉट लाइक कंडीशंस अराइज होंगी इसलिए अर्बन अर्बन सिविल सॉरी फर्स्ट सिविलाइजेशन थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका डिक्लाइन हो गया। अब देखो, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया उसके बाद हमारी इमरजेंस में कौन सी सिविलाइजेशन आई थी? वैदिक एज। और वैदिक एज हमने आर्यंस के बारे में पढ़ा था इसमें। आर्यंस कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया से आए थे ना। यस, और सेंट्रल एशिया से आए थे आर्यंस, ये किसने कहा था? मैक्स मॉलर ने। सेम लाइक दिस, बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि आर्यंस जो थे ना आर्कटिक रीजन से आए थे। तो उसमें भी हमने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज देखे थे डिफरेंट पर्सन के। अब देखो, जब वैदिक एज में हमने एक चीज और देखी थी। जैसे देखो, हम देखते हैं वैदिक एज में मेन पॉइंट हमने देखा था कि जब वैदिक एज में लोग रहने लग गए ना, तो वो क्लैन लाइक उनका कुल होते थे। अब देखो, कुल जब मिलके, कुल बहुत सारे कुल मिलके क्या बनाते थे? ग्राम। और बहुत सारे ग्राम मिलके क्या बना देते थे? क्लैन, जिसको हम क्या कहते थे? विश भी कहते थे, क्लैन ऑफ विश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने देखा था जब बहुत सारे क्लैन मिल जाते थे, बहुत सारे क्लैन मिल जाते थे तो ये बना देते थे जना, जना या ट्राइब। एक ट्राइब बन गई। अब एक ट्राइब बन गई, इसको रूल करने के लिए कोई पर्सन चाहिए होगा, और जना और ट्राइब को रूल कौन करता था? राजन। अब देखो, राजन हमने देखा था, और राजन को ना दो पर्सन असिस्ट करते थे। एक को हम कहते थे पुरोहित, सेकंड पर्सन थे सेनानी। ये दोनों बंदे असिस्ट करते थे राजन को। अब देखो, अब हमारा जना बन गया, ट्राइब बन गई। जब ये भी तो हमारा नेक्स्ट स्टेप भी तो चलेगा ना। अब देखो, एक ट्राइब बन गई, जब बहुत सारी ट्राइब मिल जाएंगी तो वो भी एक बड़ा ग्रुप क्रिएट करेंगे। जब बड़ा ग्रुप क्रिएट हो जाएगा उनको हमने कह दिया महाजनपद। और वो ज्यादा पावरफुल था एज कंपैरिजन टू जना। अब देखो, जब जना बहुत सारी मिल गई तो इन्होंने क्या बना दिया? महाजनपद। उस टाइम पे क्या था, जो मेजर महाजनपद थे ना, 16 महाजनपद हमारे सामने आए, ठीक है। और सेकेंडली, महाजनपद के टाइम पे क्या हुआ था? इस टाइम पे क्या हुआ कि जो हमारे लाइक ना, जो लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहते थे, वैदिक टाइम में आते आते ये डिक्लाइन हो गई, उस टाइम पे सारा डिस्ट्रॉय हो गया। बट महाजनपद के टाइम पे आके ये क्या हो गया, दोबारा इसकी इमरजेंस हुई। जो हमारी अर्बनाइजेशन थी ना, वो दोबारा क्रिएट होने लगी। तो इसलिए हम महाजनपद के टाइम को क्या कहते हैं? ये से हम कहते हैं सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन। सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। अब देखो, सेकेंडली आपको क्या पता होना चाहिए कि पहले जो थे मोस्टली लोग कंसंट्रेटेड कहाँ पे थे? इंडस वैली, इंडस रिवर और उनके ट्रिब्यूटरी की साइड। बट वैदिक एज और महाजनपद के टाइम पे ये जो शिफ्टिंग थी वो कहाँ होने लगी? ईस्टर्न स्टेट की तरफ। ईस्टर्न स्टेट में मेजरली बिहार, झारखंड और यूपी,
यूपी में ऑलरेडी भी थे, बट ये बिहार झारखंड की तरफ जब ये शिफ्ट होने लग गया और गंगा वैली की तरफ आ गए, ठीक है। और इस टाइम पे देखो जो हमने देखा कि 16 महाजनपद हमारी अराइज में आती है, 16 महाजनपद हमें देखने को मिलती है। तो हमें कहाँ से पता चलता है, कहीं तो पता दिखा होगा ना, हमें कोई सपना थोड़ा ना आया कि उस टाइम पे 16 महाजनपद थी, है ना। तो इसको हमने ना, एक हमारे पास टेक्स्ट मिलता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें ना अंगुतारा निकाया नाम का एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें लिखा गया है कि उस टाइम पे 16 महाजनपद थी। तो वहां से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे जो महाजनपद अराइज में आई, मेजर जो महाजनपद थी वो अंगा, मगधा, कोसला, ये वाली थी, ठीक है। अब देखो ये तो हमने कर लिया, एक बेसिक आइडिया हमें पता चल गया। सेकेंडली आपको ये भी पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया आप हम स्टार्टिंग से कर ही रहे हैं, टाइम पीरियड आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था, 2500 बीसी टू 1500 बीसी। और उसके बाद हमारी आई थी वैदिक एज। वैदिक एज का देखो टाइम पीरियड था 1500 बीसी टू 600 बीसी। उसके बाद हमारी आ जाती है महाजनपद। महाजनपद हमारे हम देख ही रहे हैं, 600 बीसी वाला टाइम पीरियड जो आ जाता है, ये हमारा आ जाता है महाजनपद। अब देखो 16 महाजनपद हमने देखा कि 16 महाजनपद के बारे में अंगुतारा निकाय में लिखा गया। अब ये 16 महाजनपद के आपको नाम पता होने चाहिए, सारे नाम आपको पता होने चाहिए। तो चलो देखते हैं कि ये कौन कौन से थे। अब देखो प्रेजेंटली अगर हम मैप में देख रहे हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जो 16 ये महाजनपद है, इनमें से प्रेजेंटली जो लोकेटेड है, 14 लोकेटेड है इंडिया में, 14 लोकेटेड है इंडिया, प्रेजेंट इंडिया में। और जो दो हैं वो हैं कहाँ पे है, ये है हमारी प्रेजेंट पाकिस्तान में। उस टाइम पे क्या था, ये सारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान अफगानिस्तान का रीजन भी आता था, इसलिए हम ये 16 महाजनपद को काउंट करते हैं। तो अब आपको पता नहीं चाहिए कि जो प्रेजेंट पाकिस्तान में है वो कौन सी है, कंबोज और गंधारा। जो बाकी 14 रहेगी, रेस्ट 14, वो है हमारी कुरु, मत्स्य, अवंती, वत्सा, चैत्या, सुरसेना, ये हरियाणा वाले रीजन में आ जाएगी, पंचाला, कोशाला, माला, काशी, मगध, अंगा, विजी, असाका। ये हमारी मेजर जो है हमारी महाजनपद है जो उस टाइम पे हमें देखने को मिलती है। अब देखो ये सारे नाम आपको याद करने हैं, अब 2-3 बार अगर इनको पढ़ोगे ना तो ये सारे नाम आपको इजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास नहीं, ये सारे जो भी महाजनपद है इनकी हमें कैपिटल पता होनी चाहिए और उनके यूनिक एस्पेक्ट क्या है वो पता होने चाहिए। इसको हम देखेंगे बाद में। इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट देखो आ जाता है हमारा टाइप ऑफ गवर्नमेंट। उस टाइप पे हमें अब ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट किस तरह की थी। देखो उस टाइम पे जो था ना, दो तरह की गवर्नमेंट मिलती है, एक तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड वन इज रिपब्लिकन। अब मोनार्की एंड रिपब्लिक में आपको क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए कि मोनार्की में क्या होता है, जो पोजीशन होती है वो हेरिडिटरी होती है और पावर जो होती है ना वो सेंट्रलाइज होती है, कोई एक पर्सन ही कंट्रोल करेगा। सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि सपोज कोई एक पर्सन कंट्रोल करेगा, उसके कहे पे ही सब रूल एंड रेगुलेशन चलेंगी। और रिपब्लिकन में क्या होता है, पावर जो होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है। डिसेंट्रलाइज मीन्स डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के पास डिफरेंट अथॉरिटी होगी, वो डिसीजन मेकिंग पावर भी उनके पास होती है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस इसमें यही है। अब देखो, अब अगर हम देखें जो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, जो किंगडम और गणशंगा, किंगडम हम कहते थे मोनार्की को और गणशंगा हम कहते हैं रिपब्लिकन, रिपब्लिक लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट में आपको डिफरेंस पता चल ही गया कि इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज पावर होती है और पोजीशन जो होती है हेरिडिटरी होती है, कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, कोई और नहीं बन सकता। ये क्या होता है, मोनार्की में ये सिस्टम होता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम रिपब्लिकन में देखें तो रिपब्लिक में जो पावर होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है और जो पोजीशन होती है वो हेरिडिटरी नहीं होती। जो अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है, काउंसिल के पास। नेक्स्ट लोकेशन, अब देखो जो किंगडम सी और गणशंगा, इनमें मेजरली लोकेशन के बेसिस पे हम कैसे डिफरेंस करते हैं। अब देखो इंडिया है, सपोज दिस इज आवर इंडिया, जस्ट फॉर दी आइडिया। जो फुटहिल ऑफ हिमालय, जो फुटहिल ऑफ हिमालय पे जो महाजनपद होगी वो होंगी हमारी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और जो गंगा और उसके एलोवियल प्लेन पे होंगे वो होंगे रिपब्लिकन, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिसीजन मेकिंग पावर में भी हमें पता चल गया, जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो कैसे होगी किंगडम से,
थ्रू डिबेट, डिस्कशन और वोटिंग इन दी असेंबली। नेक्स्ट गणाशंगा में क्या होगी? थ्रू किंग्स हु आर एडवाइज्ड बाय मंत्री परिषद। नेक्स्ट देखो व्यूज क्या होंगे लोगों के, टॉलरेंट टूवर्ड अनऑर्थोडॉक्स व्यूज एंड बट ऑन द अदर हैंड रिपब्लिकन में क्या होगा? ब्राह्मणिकल सिस्टम डू नॉट टॉलरेट अदर व्यूज। और लॉयलिटीज क्या होगी? क्लैन लॉयल होगा और इसमें कास्ट एंड किंग लॉयल होगा। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमने देखा जैसे देखो छोटी छोटी महाजनपद जनपद थी और छोटी छोटी महाजनपद भी आ गई, बहुत सारी महाजनपद क्रिएट हुई। बट जो उनमें से महाजनपद थी, जो पावरफुल महाजनपद थी, सपोज ये लेस पावरफुल महाजनपद है, लेस पावरफुल महाजनपद होगी, और कोई पावरफुल महाजनपद है, पावरफुल महाजनपद। अब पावरफुल महाजनपद क्या करेगी? जो लेस पावरफुल महाजनपद है उनको एक्वायर कर देगी। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो सपोज ये कोई पावरफुल महाजनपद है, इन्होंने इसको एक्वायर कर लिया, इन्होंने इनको एक्वायर कर लिया, कंपेयर कर लिया, जैसे भी किया अपने अंडर इन्होंने इनको सबमिट कर लिया, और ये और पावरफुल हो जाएंगे, इनका रीजन और इंक्रीज हो जाएगा। सपोज पहले यहाँ तक ये कंसंट्रेटेड थे, अब इन्होंने इनको कंक्वायर कर लिया, तो इनका रीजन जो है वो एक्सपेंड हो गया यहाँ तक। तो अब ये क्या होगा? ये वाली महाजनपद क्या हो जाएगी? और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, और इनका जो एक्सटेंट है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा एरिया वाइज भी। ओके तो ऐसे बहुत सारी महाजनपद अराइज हुई, जिसमें से जो पावरफुल महाजनपद थी वो मगध थी। जो मेजरली जिनके पास सबसे ज्यादा पावर थी, वो हम कहते हैं कि मगध जो एम्पायर था ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। अब हमें देखना है कि मगध एम्पायर में ना डिफरेंट डिफरेंट फिर डेंसिटीज चली। डेंसिटीज अब देखो क्या कौन कौन सी थी? एक थी हरनक्य डेंसिटी। हरनक्य डेंसिटी का टाइम पीरियड था 560 टू 413 बीसी। उसके बाद जो डेंसिटी आती है वो आती है हमारी शिशुगना डेंसिटी। शिशुगना का टाइम पीरियड है 413 से 345। नेक्स्ट हमारी आ जाती है नंदा डेंसिटी। नंदा डेंसिटी का टाइम पीरियड जो आता है वो है हमारा 345 टू 321 बीसी। अब इसमें क्या है, आपको देखना है कि हर डेंसिटी में कौन कौन से किंग थे और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमें स्टडी करना है। अब देखो फर्स्ट अगर हम हरनक्य डेंसिटी के बारे में देखते हैं, हरनक्य डेंसिटी में ना मेजरली 3 किंग्स आते हैं। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट इज बिंबिसारा, सेकेंड वन इज अजात शत्रु, थर्ड वन इज उद्यान। ये 3 किंग के बारे में हमने डिटेल में स्टडी करना है। आफ्टर दैट जब हम शिफ्ट करते हैं टुवर्ड दी शिशुगना डेंसिटी, तो हमारे पास 2 किंग आते हैं। फर्स्ट वन इज शिशुगना एंड सेकेंड वन इज कालशोका। उसके बाद हमारी आती है नंदा डेंसिटी। नंदा डेंसिटी में क्या होता है? 2 किंग आते हैं। फर्स्ट वन इज महापद्मानंदा एंड सेकेंड वन इज धनानंदा। ये दोनों किंग आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो इनको हम अगर डिटेल में स्टडी कर रहे हैं तो उनको देखते हैं कि हर के बारे में पॉइंट्स हमें पता नहीं चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखो ये तक्षशिला है। देयर वर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस महाजनपद्स एंड अल्टीमेटली मगध emerged एज अ लार्जेस्ट एम्पायर। जैसे मैंने आपको कहा, द फर्स्ट डेंसिटी टू रूल मगध वाज हरनक्या डेंसिटी फाउंडेड बाय बिंबिसारा। तो अब हमें फर्स्ट डेंसिटी के बारे में स्टडी करना है डिटेल में, जो कौन सी है? हरनक्या डेंसिटी। फर्स्ट रूलर थे इसके बिंबिसारा। अब देखो फर्स्ट रूलर के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट रूलर देखो जो आते हैं बिंबिसारा। वैसे ये ओरिजिनली फाउंड किसने की थी ये डेंसिटी? माना जाता है कि जो फर्स्ट ये डेंसिटी थी ना, हरनक्य डेंसिटी, ये फाउंड की थी बिंबिसारा के ग्रैंडफादर ने। बट जो इसके ओरिजिनल फाउंडर है, जो ओरिजिनल फाउंडर हम मानते हैं वो मानते हैं हम बिंबिसारा को। ओके तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इसके फाउंडर है, हरनक्य डेंसिटी के फाउंडर कौन है? बिंबिसारा। और ये कौन थे? कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा और महावीरा के। जो बुद्धा और महावीरा है ना उनके कंटेम्प्ररी थे ये भी आपको याद रखने। सेकेंड वन इज जो बिंबिसारा थे ना, उन्होंने एक पॉलिसी मतलब डिफरेंट पॉलिसीज अपनाई। इससे पहले देखो जो मेजरली महाजनपद के टाइम पे 2 पॉलिसीज ही यूज की गई थी मेजरली, वो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट पॉलिसीज कौन सी थी? एक बार आपको ये भी मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो 2 पॉलिसीज मेजरली बनाई यूज की थी उन्होंने। फर्स्ट वन इज आउटराइटली मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। आउटराइटली मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। और जो सेकंड पॉलिसी यूज की थी इन्होंने
वो थी मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस। अब आपको इनके डिफरेंस पता होने चाहिए कि मैट्रिमोनियल अलायंस और आउटराइटली मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में डिफरेंस क्या है। अब देखो, कोई भी जो पावरफुल किंगडम होगी, सपोज ये पावरफुल किंगडम है, ये क्या है, लेस पावरफुल किंगडम है। पावरफुल किंगडम क्या सोचेगी कि हमने इसको ना अपने अंडर लेना है, इस पे भी हमने अपना कंट्रोल ले करना है। तो वो इनके पास दो ऑप्शन थे, एक तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, सेकंड वन इज मैट्रिमोनियल अलायंस। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में क्या होता था, वो डायरेक्टली अपनी मिलिट्री भेजते थे और इनको अपने अंडर एक्वायर कर लेते थे। बट ऑन दी अदर हैंड मैट्रिमोनियल अलायंस में क्या होता था, मैट्रिमोनियल अलायंस में वो अपने अच्छे रिलेशन बनाते थे अदर जनपद के साथ। लाइक मैट्रिमोनियल, ये अपने इन्होंने अपने बेटे का रिश्ता कर दिया इनकी क्वीन के साथ। अब इनकी शादी हो गई, शादी मतलब जो शादी से रिलेशन क्रिएट किए ना इन्होंने, वो हमारे होते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस। अब आफ्टर शादी इन्होंने ये भी कंक्वायर कर ली, तो डायरेक्टली इनका मोटिव तो यही था ना कि कंक्वायर करना है। ठीक है, तो ये दो पॉलिसीज इन्होंने यूज की थी। तो इस टाइम पे जो बिम्बिसारा ने देखो जो पॉलिसी ये ही यूज की थी, फर्स्ट थी मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस ने कौन सी लाइक क्लैन के साथ यूज की थी, वो थी कौशाला, लिच्छवी, मद्रा एंड एक और थी जिसे हम कहते हैं वैशाली। फिर इन्होंने फ्रेंडशिप ट्रीटी भी यूज की। फ्रेंडशिप ट्रीटी में कैसे इन्होंने यूज किया कि जो इनके टाइम पे ना एक फिजिशियन थी जीविका, जिसका नाम क्या है, जीविका, बहुत ही फेमस फिजिशियन है, इनको इसने ना सेंड किया अवंती किंग के पास फॉर दी सम सजेशंस एंड ऑल, किसी के लिए भेजा होगा। तो इससे क्या हुआ, उनके फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन हुए, इसके थ्रू भी इन्होंने कंक्वेयर किया। थर्ड आती है हमारी कंक्वेस्ट ऑफ वीक नेबर। जो वीक नेबर थे, वीक नेबर में हमने क्या देखा कि इन्होंने कौन सी की थी, कंक्वायर किया था अंगा को। अंगा को क्यों कंक्वायर किया था, अब देखो, हमारा जो बिम्बिसारा ने कंक्वायर किया था अंगा को, अंगा कहाँ पे लोकेटेड है, अंगा है हमारा बिहार की साइड पे। देखो मैप में देखते हैं, अंगा यहाँ पे है। तो इन्होंने अंगा को कंक्वायर इसलिए किया बिकॉज इसकी ना स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। अंगा कंक्वायर करके जो बिम्बिसारा था उसका प्लान था कि अगर हम अंगा कंक्वायर कर देते हैं ना, तो हमारा ना डायरेक्ट ट्रेड लिंक बन जाएगा सदर्न स्टेट्स के साथ। तो इसलिए अंगा को कंक्वायर कर लिया। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे बिम्बिसारा से रिलेटेड। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो बिम्बिसारा के टाइम पे जो कैपिटल थी वो थी हमारी लोकेटेड राजगीर में। राजगीर में कैपिटल लोकेटेड थी। इसके बाद देखो, इसके आता है बेटा। इसका बेटा कौन था, अजात शत्रु। और अजात शत्रु पावर में कैसे आया, इसने अपने फादर की डेथ कर दी पावर में आने के लिए। अपने फादर को इसने मार दिया और ये खुद पावर में आ गया। इसके टाइम पे देखो क्या था, जो एक इसने ना लाइक मेजरली इस अपने फादर को मार के आया था, और इसने क्या किया, जो एक ना हमारा प्लेस था जिसे हम कहते हैं पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को हम पहले क्या कहते थे, पाटली ग्राम। पाटली ग्राम और पाटली पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम और पाटलिपुत्र। इसने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा। वैसे इसने भी अपने फादर की तरह सेम पॉलिसी अपनाई कि मुझे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनानी है, कि मुझे और ज्यादा एरिया कंक्वायर करना है, कंक्वेस्ट करना है। ठीक है, तो इसने भी सेम एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में इसने दो टूल यूज किए। एक तो देखो कैटापुल्ट, जिसे हम कहते हैं कैटापुल्ट, एक लाइक का ना टूल होता है, जैसे धनुष चलाते टाइम हम लाइक वो स्ट्रिंग होती है ना, सेम लाइक दिस कैटापुल्ट एक टूल था जिसके थ्रू वो स्टोन फेंकते थे। और सेकंड था चैरियट में विद मेज। तो ये दो टूल्स उसने यूज किए कंक्वेस्ट के लिए। सेकंड देखो, इसने इंपॉर्टेंस समझी कि जो मेन पाटलिपुत्र है उसकी इंपॉर्टेंस को समझा। उसकी इंपॉर्टेंस को समझ के इसने क्या किया कि जो पाटलिपुत्र था ना, इसको फोर्टिफाई किया। फोर्टिफाई क्यों किया, इसने सोचा कि अगर हम इसको फोर्टिफाई कर देते हैं अपने अंडर आराम से, तो हम ना अपने ऑपरेशन के लिए, बेस ऑपरेशन के लिए इसे यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ओके, तो इसने क्या किया था, वाराणसी और वैशाली किंगडम थी जो, उनको कन्क्वेयर किया। अजात शत्रु के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो और कौन सा आता है कि उस टाइम पे इसके फादर जो थे वो बुद्धा और महावीरा के कंटेम्परेरी थे। ओके, तो अजात शत्रु क्या, अजात शत्रु बुद्धा से मिला। बुद्धा से जो उसकी मीटिंग हुई वो कहाँ पे डिपिक्ट की गई है, वो डिपिक्ट की गई है बहरूत इंस्क्रिप्शन में।
बहरूद इंस्क्रिप्शन में डिपिक्ट की गई है बुद्धा एंड अजात शत्रु की मीटिंग। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सेकेंड वन इज अजात शत्रु के टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इस पे देखो जो स्टार लगा रही हो ना, ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और इन फ्यूचर भी आ सकते हैं। अजात शत्रु के टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। ठीक है, आई होप आप सबको ये स्टोरी समझ आ रही होगी। अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो वो कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट है तो वो ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद अजात शत्रु के बाद कौन आ जाता है? उदयन। उद्यान तो जो था वो अजात शत्रु का बेटा था। इसने भी सेम पॉलिसी अपने फादर की तरह, अपने फादर को इसने भी, उसने अपने फादर को मारा, इसने अपने फादर को मार दिया कि चल भाई तू भी चल, अब मेरा रूल चलेगा। ठीक है ना। अब इनकी वजह से क्या हुआ, अब ना इनको पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड मतलब पेरेंट्स को किल करना। पैट्रीसाइड हम वर्ड यूज करते हैं पेरेंट्स की किलिंग के लिए। तो अब पैट्रीसाइड की वजह से जो इनका था ना, जो डेंसिटी थी वो डिटियोरेट होने लगी और इनकी पावर जो है ना वो कम होने लगी। और उदयन जो है वो लास्ट रूलर थे इस चाणक्य डेंसिटी के। ठीक है, पावर वीक हो गई तो नेक्स्ट कौन आएगा? अब देखो उसका तो फिर पावर वीक हो जाएगी ना, उसका तो कोई और पर्सन फायदा ही उठाएगा। और डेफिनेटली वो फायदा उठाया था। किसने उठाया था? इन्हीं का जो मिनिस्टर था ना, जिनको हम क्या करते थे मिनिस्टर को, अमत्य, उसने ही इसका फायदा उठाया और अपनी उसने डेंसिटी चला दी, जिसे हम कहते हैं शिशुगण डेंसिटी। ठीक है, अब देखो उद्यान जो था, इसने जो कैपिटल अजात शत्रु ने जस्ट पाटलिपुत्र के इंपोर्टेंस को समझा और उसे फोर्टिफाई किया। बट उद्यान ने क्या किया, अपनी जो कैपिटल थी वो राजगीर से कहाँ शिफ्ट कर दी? पाटलिपुत्र में। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उद्यान के बारे में। नेक्स्ट जैसे हमने देखा कि शिशुगण डेंसिटी आ जाती है। शिशुगण डेंसिटी फर्स्ट रूलर थे शिशुगना। ओके, और इसके ये जो कौन थे, ये मिनिस्टर थे मगध पीरियड के। ही डिफीटेड अवंती, इसने क्या किया? अवंती को डिफीट किया था। डिफीटेड अवंती एंड मेड इट पार्ट एज मगध। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं कालशोका। कालशोका सेकंड शिशुगना के बाद जो रूलर आते हैं दैट इज कालशोका। कालशोका के टाइम पे क्या हुआ? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हुई थी वैशाली में। ओके, और फर्स्ट फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हमारी कहाँ हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी। ये हुई थी राजगृह में और सेकंड हुई थी वैशाली में। ठीक है, और कालशोका के टाइम पे क्या हुआ? कालशोका के टाइम पे यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट डेंसिटी आती है ना, महापद्मनंदा। महापद्मनंदा ने कालशोका को मार दिया। यही बस डेंसिटी में अभी आप यही देखोगे हिस्ट्री में, एक ने एक को मारा वो रूल में आ गया, उसने दूसरे को मारा वो रूल में आ गया। अब महापद्मनंदा ने क्या किया? कालशोका को मार दिया। ठीक है, कालशोका को मार के वो पावर में आ गया। दैट्स इट। तो हमारी हो गई नेक्स्ट डेंसिटी स्टार, जिसे हम कहते हैं नंदा डेंसिटी। अब नंदा डेंसिटी में जो महापद्म नंदा थे ना, ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डेंसिटी थी। नॉन क्षत्रिय डेंसिटी जो कि किसने कहां से बिलोंग करते थे? लोअर कास्ट से। ओके, ही इज ऑल्सो नोन एज एम्पायर बिल्डर। एम्पायर बिल्डर इनको कहा जाता था। और एम्पायर बिल्डर के लिए ना एक टर्म यूज होती थी, एकारत। ये आपको पूछी भी जा सकती है कि एकारत का मीनिंग क्या है। एकारत का मीनिंग है एम्पायर बिल्डर। और एकारत हम एक और कंटेक्स्ट में भी लाइक कह सकते हैं, दी सोल सॉवरन हु डिस्ट्रॉयड ऑल दी अदर रूलिंग प्रिंसेस। ठीक है, तो इनके बारे में जो महापद्मा नंदा है, इसके बारे में कहाँ पे लिखा गया है? हाथीगंपा इंस्क्रिप्शन। एक हमने पहले भी देखा था बहरूद इंस्क्रिप्शन में क्या डिपिक्ट किया गया है? मीटिंग, अजात शत्रु मीटिंग विद बुद्धा, वो कहाँ पे है? बहरूद इंस्क्रिप्शन में। और जो हाथीगंपा इंस्क्रिप्शन है इसमें महापद्मा नंदा के बारे में बताया गया। नेक्स्ट हमारा जो रूलर आते हैं महापद्मा नंदा के बाद, वो आते हैं धनानंदा। धनानंदा के बाद जो देखो ये लास्ट किंग थे और ये बहुत ही अनपॉपुलर किंग था धनानंदा। क्यों था अनपॉपुलर? बिकॉज इसने ना बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए और उससे क्या होता, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुई लोगों की। और जब देखो एक्सप्लॉयटेशन होगी लोगों की, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे ये बहुत ही अनपॉपुलर किंग था और इसलिए ये लास्ट ही किंग था इस डेंसिटी का। इसके टाइम पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि इसके टाइम पे ना जो अलेक्जेंडर था उनकी उसकी इन्वेजन हुई थी। बट उस टाइम पे इन्वेजन तो उसने कर ली, बट नंदा डेंसिटी के टाइम पे ना आर्मी जो थी वो बहुत पावरफुल थी। इस वजह से अलेक्जेंडर जो था वो ब्यास रिवर को क्रॉस नहीं कर पाया। बट अलेक्जेंडर की इन्वेजन हो गई थी इंडिया में। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको धनानंदा के बारे में याद रखना है। अब देखो हमने देखा था कि मगध एक एज
पावरफुल लाइक किंगडम के रूप में आई थी सामने। तो उस पावरफुल क्यों थी, कुछ तो रीजन होंगे, देखो बाकी भी वहां पे थी, वो भी पावरफुल हो सकती थी। कुछ ना हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती हैं, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से कोई भी एम्पायर जो है, कोई भी किंगडम जो है ना वो पावरफुल बनती है। तो मगध के पीछे भी कुछ ऐसे रीजन थे। तो वो कौन से हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे देखो फर्स्ट हमारा आ जाता है जोग्राफिकल पोजीशन। जोग्राफिकल पोजीशन में क्या था, मगध की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी। फर्स्टली ये कहाँ पे लोकेटेड था मगध, हमने जैसे देखो मैप में देखा था कि ये ना बिहार की साइड पे, बिहार झारखंड की साइड पे था ये रहा। तो यहाँ पे क्या था, रिसोर्स रिच रीजन है, ये रिसोर्स रिच रीजन है। यहाँ पे काफी अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं, लाइक आयरन काफी मिलता है। तो इस वजह से ना आयरन डिपॉजिट की वजह से इनकी आर्मी मतलब हाई क्वालिटी वेपन्स बना सकते थे। अब इनके पास देखो हाई क्वालिटी वेपन्स होंगे तो डेफिनेटली आर्मी इनकी अच्छी होगी। आर्मी अच्छी होगी तो इजिली वो कंक्वेयर कर लेंगे अदर छोटी मोटी किंगडम्स को। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेकेंडली जो इनकी कैपिटल थी, कौन सी थी, राजगृह। राजगृह कैपिटल जो पाटलिपुत्र में शिफ्ट की थी वो किसने की थी, ये आपको क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में, अभी हमने किया है। और जो इनकी कैपिटल थी राजगीर, वो सराउंडेड किसके थी, 5 हिल्स के, 5 जो नेचुरल हिल्स थी, नेचुरल फोर्टिफिकेशन मिलता था। बट पाटलिपुत्र को फोर्टिफाई किसने किया था, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये भी बताना है आपको, ठीक है। और पाटलिपुत्र जो है वो देखो जब शिफ्ट होगी हमारी कैपिटल उस टाइम पे, तो जो पाटलिपुत्र थी वो कहाँ पे थी, वो थी कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड सोन। अब देखो रिवर गंगा या सोन के कॉन्फ्लुएंस पे मिलती है, तो इससे हमें क्या फायदा मिला कि जो हमारा ट्रेड रूट बन गया, एक ट्रेड रूट, इजिली हम ट्रेड कर सकते थे। तो ये अदर बेनिफिट था। सेकेंडली देखो जो उस गंगा प्लेन के साइड पे मिलेंगे, गंगा प्लेन के साइड पे जो उसकी सॉइल होगी वो फर्टाइल होगी, फर्टाइल होगी तो हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होगा। तो ये एक अनदर पॉइंट हो गया। सेकेंडली देखो अनलाइक एलिफेंट्स ऑन लार्ज स्केल यूज्ड horses, elephant can be used for storming fortress and marching over the areas lacking roads. सेकेंड हमारा आ जाता है कि इस टाइम पे ना लीडर बहुत अच्छे थे, लाइक कौन कौन से लीडर थे, बिम्बिसारा, अजात शत्रु, महापद्मा नंदा। और इसके अलावा देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा एंथुसिज्म फॉर एक्सपेंशन। ये इनमें ना अलग से झील थी कि हमें अपना एरिया जो है, किंगडम जो है वो एक्सपेंड करनी है। तो अब देखो अगर आपने भी कोई भी अगर आप डिसीजन ले लो कि आपको अपना एरिया एक्सपेंड करना है, तो आपने अच्छे से पढ़ना है, आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, तो आप में भी वो एंथुसियाज्म आ जाएगा और आप अच्छे से अपना काम कर सकोगे। सेम लाइक एंथुसियाज्म था मगध एम्पायर में। इसके बाद देखो हमने देखा था कि जो पर्शियन इन्वेजन हुई, पर्शियन इन्वेजन में जो कौन कौन आए थे, सीरस थे, डेरस थे, शेरस थी। अब जो हमें पढ़ना है इन सब के बारे में, जो सीरस थे ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे अचमेनियन एम्पायर। और ही वॉज द फर्स्ट कन्क्वायर टू लेड द एक्सपेडिशन। ये जो था फोर्स था जिसने एक्सपेडिशन की थी इंडिया में और कैप्चर किया था गंधारा रीजन। नेक्स्ट देखो सेकंड आ जाते हैं, सेकंड इज डेरस। डेरस थे जो, ये कौन था, डेरस था जो सीरस था ना उसका ग्रैंडसन था, वो था डेरस। और इसने इंडस वैली वाले रीजन को कन्क्वायर किया था। ओके, सेकेंडली थर्ड हमारा आ जाता है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं सीरस। ही इंक्लूडेड सोल्जर्स फ्रॉम गंधारा इन हिज फाइट अगेंस्ट ग्रीक्स। इसने तो क्या किया, इंडिया में आया, गंधारा के जो सोल्जर थे उनको ही अपनी टीम में मिला दिया कि अब हम ग्रीक से लड़ेंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो अब पर्शियंस आए, पर्शियंस का इफेक्ट क्या हुआ ये भी हमने देखना है। ओके, पर्शियन आएंगे, इनका कोई इम्पैक्ट तो होगा ना। अब देखो जैसे कि हम पढ़ लेते हैं, फर्स्ट हमने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पैक्ट्स देखते हैं अब हम इनके। अब देखो इम्पैक्ट क्या होंगे, पर्शियन इन्वेजन की वजह से क्या हुआ, इंडो ईरानियन कॉमर्स ट्रेड इंक्रीज हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स, इम्पेटस टू इंडो पर्शियन ट्रेड कॉमर्स, ठीक है, ट्रेड इंक्रीज हो गया। सेकेंड वन इज, इस टाइम पे क्या था, इनकी वजह से क्या हो गया, एक ना ग्राउंड प्रिपेयर हो गया, जो अलेक्जेंडर को आने का मौका मिल गया। पहले वो अलेक्जेंडर के कोई माइंड नहीं था, ठीक है। अब ये आए तो इनकी एक ग्राउंड प्रिपेयर हो गया कि इस रास्ते से हमें वहां पे जाना है। तो अलेक्जेंडर के लिए एक ग्राउंड प्रिपेयर हो गया और अलेक्जेंडर इजिली वो इंडिया में आ गया। सेकेंड वन इज, जो पर्शियन थे वो क्या यूज करते थे, खरोष्टी इंस्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज करते थे। तो ये भी पॉपुलर होगी इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। फ्यू ऑफ अशोका एडिक्स वर आल्सो रिटन इन खरोष्टी स्क्रिप्ट।
खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस हुआ हमारे इंडिया में पर्शियन की वजह से, ठीक है। खरोष्टी स्क्रिप्ट आई और हमारा ट्रेड लिंक बन गया, अलेक्जेंडर के लिए एक ग्राउंड प्रिपेयर हो गया कि उसको इंडिया में आना है। नेक्स्ट देखो, मौर्यन आर्ट, ये है हमारे ईरानियन सिंगोली टाइप कॉइन्स यूज में आ गए, ये भी हमने पॉइंट आई थिंक देखा नहीं है। पर्शियन सिंगोली टाइप कॉइन्स वर कॉपीड इन इंडिया, जो कॉइन से वो कॉपी होने लग गए। ओके, ये आई होप आप सबको इनके इम्पैक्ट अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख लेते हैं मौर्यन आर्ट, द मोनोलिथिक पिलर ऑफ अशोका एंड स्कल्पचर कर्व ऑन देम, especially bell-shaped capitals and preamble of Ashoka edicts have lot of Iranian influence। ये आपको दिया गया कि ये खरोष्टी स्क्रिप्ट है, आप देख सकते हो, ये सिंगोली टाइप कॉइन्स हैं। उसके बाद लॉयन कैपिटल और पर्शियन पिलर की इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ईरानियन इनका पर्शियन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। अब देखो ग्राउंड प्रिपेयर हो गया, तो हाँ उसके बाद कौन आ गया, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर की इन्वेजन कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है अलेक्जेंडर का, यस ये है हमारा 327 से 325 तक का। अराउंड अराउंड 326 भी कर सकते हो आप, 327 टू 326 ये भी कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज ये टाइम पीरियड है ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ही देखने को मिलेगा। अब देखो अलेक्जेंडर जो था वो कौन था, अलेक्जेंडर जो था ना सन था किसका, फिलिप्स ऑफ मैसिडोनिया। मैसिडोनिया कहाँ पे है, ग्रीस। ग्रीस था ना जो, उसका जो लाइक मैसिडोनिया, फिलिप्स ऑफ मैसिडोनिया, मैसिडोनिया इसका किंग लाइक सन था कौन, अलेक्जेंडर। ओके, तो यही हमने याद रखना है। अब देखो, कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द आफ्टर डिफीटिंग पर्शियन रूलर डेरिस कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ऑल द किंग सबमिटेड टू हिम एक्सेप्ट पोरस। उस टाइम पे देखो पोरस ने अपना एरिया नहीं छोड़ा था, सभी किंग्स ने अपना एरिया कह दिया कि ठीक है अलेक्जेंडर आ गया, हमसे ले लो एरिया, अब क्या है, और पावरफुल हो तो ले लो और क्या। बट जो उस टाइम पे पोरस किंग थे, पोरस ने अब कहा नहीं मैं अपना एरिया नहीं दूंगा। इसने क्या किया, इसने अलेक्जेंडर के साथ एक बैटल की, बैटल का नाम कौन सा है, बैटल ऑफ हाइडा पास। बैटल ऑफ हाइडा पास हुई, और अब आपको पता नहीं चाहिए कि जो बैटल ऑफ हाइडा पास थी ये कहाँ पे हुई थी, नियर जेलम रिवर। जेलम रिवर के अराउंड ये हाइडा पास बैटल हुई थी। और इसमें क्या हुआ, हिज आर्मी वाज एग्जॉस्टेड ऑफ बैटल एंड डिड नॉट क्रॉस रिवर ब्यास, ब्यास रिवर क्रॉस नहीं कर पाए। ऑन द वे टू ग्रीस ही डाइड इन बेबीलोनिया, बेबीलोनिया में इसके मतलब डेथ हो गई थी। नेक्स्ट देखो, अब अलेक्जेंडर के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं इंडिया पे। अलेक्जेंडर के जो इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं इंडिया पे ये भी हमें पता नहीं है। ही एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस, डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश हो गए, ठीक है। सेकेंड वन इज ग्रीक मर्चेंट एंड क्राफ्टमैन स्टार्टिंग ट्रेडिंग विद इंडिया। ट्रेड देखो कोई भी आएगा तो ट्रेड हमारा स्टार्ट हो गई होगा, हमने ऑलरेडी पर्शियन इन्वेजन के टाइम पे भी देखा कि ट्रेड स्टार्ट हो गया, सेम लाइक दिस अलेक्जेंडर के टाइम पे हुआ कि ट्रेड स्टार्ट हो गया। ग्रीक मर्चेंट एंड क्राफ्टमैन स्टार्टेड ट्रेडिंग इन विद इंडिया। अब इसमें इसमें क्या हुआ, ट्रेडिंग के साथ साथ एक ना हमारा स्कूल्स की डेवलपमेंट होती है जिसे हम कहते हैं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में। अब देखो नेक्स्ट में, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक्सपोज इंडिया टू इन्वेजन फ्रॉम वेस्ट बाय ओपनिंग 4 लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। इजी एक ना रूट बन गया कि वेस्ट से ना कोई भी इंडिया में आ सकता है और अटैक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। Alexander invasion destroyed smaller state and thus aided Mauryan empire expansion to the northwest। अब देखो इसके बाद हमने देखा था महाजनपद सागी, अब हम देखेंगे महाजनपद के बाद ना चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर आएगा जो बहुत ही बड़ा होगा। अब यूनिफिकेशन होगी ना, छोटे छोटे स्टेट्स थे जो किंगडम थे उनका यूनिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे यूनिफिकेशन के बाद मौर्यन एम्पायर के बारे में। बट नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में जो इसके लाइक कंटेम्प्रेरी ही चल रहे थे, तो उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। टिल दैट टाइम आपको क्या करना है, ये सारे रिवाइज होने चाहिए। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। वेट, आई थिंक हमारी एक चीज रह गई है, हमने जो लास्ट में करना था, है ना, 16 महाजनपद के कैपिटल और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी।
देखो अब जो अंगा थी, हमने देखा था अंगा कहाँ पे थी, अंगा ये रही, और ये कहाँ बिहार में लोकेटेड थी, और इसको देखो किसने कन्क्वेयर किया था, यस, हरनक्या डेंसिटी में, हरनक्या डेंसिटी में बिम्बिसारा ने। अब इसकी कैपिटल जो थी वो है चंपा, चंपा कैपिटल है इसकी। ये आपको लर्न होने चाहिए कि कैपिटल क्या है, चंपा। और ये इंपॉर्टेंट ट्रेड लिंक था फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। और नेक्स्ट आ जाती है हमारी वाजी, ये नॉर्थ बिहार में थी, इसकी कैपिटल थी वो थी वैशाली। इट इज अ रिपब्लिकन स्टेट विद मैनी क्लैंस, इसमें आपको ज्यादा नहीं देखना। नेक्स्ट देखो माला, कैपिटल्स पता होनी चाहिए, माला की कैपिटल थी कुशीनगर और पावा। नेक्स्ट काशी की कैपिटल थी वाराणसी, मगध की कैपिटल आपको पता ही है राजगीर, हरनक्या डेंसिटी थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है हमारी चेती या चेत्या जैसे हम कहते हैं, ये हमारी कहाँ पे थी, सेंट्रल इंडिया में। तो इसकी जो कैपिटल है वो है हमारी सुक्तिमती, एंड इट्स किंग वॉज शिशुपाला, ऑल्सो मेंशन्ड इन महाभारत। ओके, पंचाला जो है वो हमारी है वेस्टर्न यूपी में, और इसकी कैपिटल जो है मॉडर्न बरेली जिसे हम कहते हैं। ये कभी कभी मॉडर्न नेम भी पूछ लिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कुरु जो है वो है हमारी इंद्रप्रस्थ, उसकी कैपिटल। सुरसेना की कैपिटल है मथुरा। मत्स्य की कैपिटल थी वो थी विराटनगरा, विराटनगरा, ठीक है। अवंती की जो कैपिटल थी वो थी उज्जैन। और जो असाका की कैपिटल थी वो थी पटौली, पोटाली सॉरी, पोटाली। एंड गंधारा की कैपिटल थी तक्षशिला, कंबोज की कैपिटल है पुंछ, ठीक है। और नेक्स्ट दो हमारी रह गई है, दैट इज कोशाला, कोशाला की कैपिटल थी सरस्वती। तो ये आपको आई होप सब समझ आया होगा। ये आपको सारी अच्छे से इनकी कैपिटल्स के बारे में याद रखना है, एक बारी आप इनके ना यूनिक एस्पेक्ट भी पढ़ सकते हो, इससे क्या होगा आपको एक बारी आइडिया पता चल जाएगा। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट हमने इसमें सारा कवर कर ही लिया है। आपको क्या करना है अब, इन ये जो मैप आपको फर्स्टली देखा था ना हमने, प्रॉपर ये आपको लर्न होना चाहिए। मेंस में क्या है, आप ये मैप भी बना के आ सकते हो। और मग के बारे में आपको पता होना चाहिए, डेंसिटीज कौन कौन सी थी इनके बारे में पता होना चाहिए, उनके राजा के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड इसके अलावा जो हमारी इन्वेजन हुई लाइक पर्शियन इन्वेजन, उनके इम्पैक्ट, अलेक्जेंडर और उनके इम्पैक्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। और आई होप आप सबको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट डाउट है ना, तो वो पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो, हैप्पी स्टडी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।